अवर यूट्यूब चैनल। मैं सची आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एडवांस पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर बीकॉम, एमकॉम, बीबीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वीडियो का कंटेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम उस टॉपिक को पढ़ने स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। इस वीडियो में हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो कंटेंट है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मीनिंग, इट्स डेफिनेशन, उसके स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस एंड अप्रोचेस। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मीनिंग, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके स्कोप क्या क्या है, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और उसके अप्रोचेस क्या क्या है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। फर्स्ट है फाइनेंस एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस एक लाइफ ब्लड या फिर नर्व सेंटर बोला जा सकता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारा जो फाइनेंस होता है, जिस तरीके से किसी भी ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन उस बॉडी में होना जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारा जो बिजनेस है उसके लिए फाइनेंस उतना ही ज्यादा जरूरी है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज सर्वाइव नहीं कर सकता। आपको डे टू डे बिजनेस करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, हर चीज के लिए आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसलिए फाइनेंस को किसी भी बिजनेस का नर्व सेंटर बोला गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स मैनेजमेंट। जैसा कि हमने नाम में पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, फाइनेंस को मैनेज करेंगे। फाइनेंस को मैनेज करना है तो मैनेज क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप इफेक्टिव तरीके से करें, एफिशिएंट मैनर में करें, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो मैनेजमेंट क्या होता है? अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस। दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमें फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज करना है, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहेंगे, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसको कंट्रोल करना। हमने अरेंज किया, लेकिन हम हमारी एक्टिविटीज को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें बेटर रिजल्ट नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मीनिंग। मीनिंग में आगे हम देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या देखते हैं? प्रोक्योरमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है, सोर्सेज क्या क्या रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलोकेशन। एलोकेशन दैट मीन्स हमने जो फंडिंग अरेंज की है उसको हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उसको अरेंज किस तरीके से करना है, किस पॉइंट में, कहाँ पे, किस जगह पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये हम एलोकेशन में देखते हैं। एंड लास्ट कंट्रोल। जब हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट काफी नहीं होती, हमें क्या करना होता है, उसको टाइम टू टाइम चेक करना होता है, उस पर प्रॉपर कंट्रोल रखना होता है, ताकि हमारा जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, हमारा जो हमने फाइनेंस मैनेज किया है, वहां पे इन्वेस्ट किया है, वो क्या करे, हमें बेटर रिजल्ट दे सके। It refers to the efficient and effective management of money in such a manner so as to achieve the goal of the organization. That means यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मनी है, हमारे पास जो फंड्स हैं, उनको इस तरीके से मैनेज करते हैं एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव तरीके से, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं हम उनको अचीव कर सकें। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई बिजनेस होता है, वो किसी न किसी मोटिव के लिए, किसी गोल के लिए काम करता है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना गोल के सर्वाइव नहीं कर सकता, वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं वो इस तरीके से इन्वेस्ट किए जाएं, इस तरीके से यूज किए जाएं कि हमारे बिजनेस का जो वो गोल है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम ऑपरेशन में लेते हैं, जो हम काम करते हैं बिजनेस में। वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमने जो फंड अरेंज किया है, ऑब्टेन किया है, उसको इफेक्टिवली अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि हम हमारे ज़रूरी ऑपरेशन में उनको लगा सकें और बेटर रिजल्ट
हमें मिल सके। सेकंड हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू judicious use of capital and a careful selection of the source of capital in order to enable the spending unit to move in the direction of reaching the goal. इसमें इसने क्या कहा है? जो डेफिनेशन है इसमें इसने बोला है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है बिजनेस मैनेजमेंट का। बिजनेस को मैनेज करते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, उसमें वो क्या देखते हैं कि हमने जो कैपिटल अरेंज की है उसको अच्छे तरीके से लगाना और सोर्सेज को भी हमें अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है, क्योंकि कैपिटल है, कैपिटल हम अलग अलग सोर्सेज से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट सोर्स हमारा क्या रहेगा हमें उसे सिलेक्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो अलग-अलग सोर्सेज़ होते हैं, सबकी कॉस्ट अलग-अलग आती है। तो हमें चूज़ करना होता है कि हम मिनिमम कॉस्ट वाली सोर्स को चूज़ करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। हमारे सोर्सेज़ क्या रहेंगे, उसको यूज़ कैपिटल को किस तरीके से करना है, एक-एक पैसे को हमें इस तरीके से स्पेंड करना है ताकि हमारा जो बिज़नेस का गोल है, आप उसे ईज़िली अचीव कर सकें। वो हमारी जो फंड्स हैं, हमारी हेल्प करे हमारे बिज़नेस के गोल को अचीव करने के लिए। आगे हम देखते हैं स्कोप। इसमें हम देखेंगे स्कोप में क्या-क्या इंक्लूड होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके स्कोप में क्या-क्या आते हैं, हम इसको समझ सकते हैं 5 एज़ की हेल्प से। फर्स्ट हमारा ए क्या है? एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। इट एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिज़नेस है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं? हमने अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस आप स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप अपने बिजनेस को एक लार्ज लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही काफी ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंस है वो हमें कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। दैट इज इट फाइंड आउट हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत क्यों होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? इट कलेक्ट फाइनेंस फ्रॉम कंपनीज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि हमें कितने फाइनेंस की जरूरत होती है, तो सेकंड में हम क्या करेंगे? हमें जितने फाइनेंस की ज़रूरत है, उसको एक्वायर करने का काम करेंगे, उसे कलेक्ट करने का काम करेंगे। हमारे पास जो कंपनी होती है, उनके पास क्या होता है, डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ होते हैं। वो अपने पैसे को अलग-अलग सोर्सेज़ से क्या करती है, कलेक्ट करती है। कई बार वो एक ही सोर्स से सारा पैसा अरेंज कर लेती है और कई बार हम क्या करते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ की जो कॉम्बिनेशन है, उसको बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। हमारे जो ये डिफरेंट सोर्सेज़ यूज़ करने का रीज़न है, वो क्या है? वो रीज़न ये है कि हर सॉस की जो कॉस्ट होती है वो अलग होती है। तो हम इस देखते हैं कि हमें कम से कम कॉस्ट में फाइनेंस अवेलेबल हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को स्टडी करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, बेस्ट वाले को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलोकेशन। इट यूज दिस कलेक्टेड फाइनेंस टू परचेज फिक्स्ड एंड करंट एसेट फॉर द कंपनी। हमने जो पैसा अरेंज किया, अब हमें क्या करना है, उसको एलोकेट करना है, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग-अलग डिपार्टमेंट में, अलग-अलग पॉइंट्स पे। अब हमने जो पैसा अरेंज किया, हमारी जो कंपनी है, उसमें हमें फिक्स एसेट की भी रिक्वायरमेंट होती है और करंट एसेट की भी ज़रूरत होती है। फिक्स एसेट क्या होती है? जो क्या होती है, वो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट रहती है और वो क्या करती है, अलग-अलग, जैसे कोई मशीनरी है या तो कोई हमने बिल्डिंग खरीद ली, वहाँ पे कोई फर्नीचर खरीदा है, वो क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए हमारे बिज़नेस को फ़ायदा देने वाला है। और करंट एसेट क्या होती है? जो क्या होती है, विदिन 1 ईयर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप कैश लगा सकते हो, कोई स्टेशनरी का सामान लगा सकते हो। अलग-अलग चीज़ें जो आप विदिन 1 ईयर यूज़ कर लेते हो, वो करंट एसेट में आती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने जो पैसा अरेंज किया है, उसका कुछ पोर्शन हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और कुछ करंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि बिज़नेस को रन करने के लिए जितना इम्पोर्टेंट रोल फिक्स एसेट प्ले करती हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल करंट एसेट भी प्ले करती हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोपोर्शन डिसाइड करना होता है कि ना तो हमारा जो फाइनेंस है वो फिक्स एसेट में कम रहे और ना ही हमारा फाइनेंस करंट एसेट में कम रहे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे जो फंडिंग होती है उसको एलोकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन। इट डिवाइड द कंपनीज प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एक्सेट्रा। इट कीप अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजर्व।
जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम जो हमारा फाइनेंस है वो अलग-अलग सोर्सेज़ से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो वो सोर्सेज़ कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी डिसाइड कर सकती है कि उसे जो पैसा अरेंज करना है वो कहाँ से करेगी? अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके करेगी या तो फिर प्रेफ़रेंस शेयर को इश्यू करके करने वाली है। नहीं तो उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या रहता है कि वो डेट इश्यू कर दे। डेट इश्यू करती है तो इससे हमारे डिबेंचर होल्डर क्रिएट होते हैं और अगर वो शेयर इश्यू करेगी तो उससे हमारे शेयर होल्डर क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से वो अलग-अलग सोर्सेस से क्या करती है, पैसा कलेक्ट करती है। अब जिन पर्सन से या जिस सोर्स से हमने क्या किया है, पैसा कलेक्ट किया है, पैसा हमने अरेंज किया है, फाइनेंस को अरेंज किया है, तो वो क्या करेंगे? उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। हमने अगर इक्विटी शेयर इश्यू किए तो हमें क्या करना होता है? उनके रिटर्न में हम उनसे वो डिविडेंड पे करते हैं और अगर हम डिवेंचर इश्यू करते हैं तो उसके रिटर्न में हम क्या करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं। तो जो भी पैसा हमने अरेंज किया, जो फाइनेंस अरेंज किया, अब उससे जो प्रॉफिट हुआ, हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। जितना आपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू किया है, उतना ही ज़्यादा आपको डिविडेंड देना पड़ेगा और अगर आपने डिबेंचर ज़्यादा इश्यू किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब हमारे प्रॉफिट होते हैं, हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पैसा शेयर होल्डर को देना है, उसमें से कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमें डिबेंचर होल्डर को देना है और उसमें से उस प्रॉफिट जो हमारा हुआ है, उसका कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, अपने पास एज़ अ रिज़र्व रख लेते हैं। ताकि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमें इमीडिएटली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या कर सकें, हमारे उस रिज़र्व को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है असेसमेंट। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। इसमें लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? असेस करना, यानी कि हर चीज़ को क्या करना है, हमें कंट्रोल करना है। उसको देखना है कि हमने यहाँ पे पैसा लगाया, जहाँ से पैसा लिया और उससे जो प्रॉफ़िट हुए, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या वो हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? ये जो असेसमेंट होती है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया होती है। किसी भी मैनेजमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए, जब तक हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, बार-बार उसको देखेंगे नहीं कि हमारा काम अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारी जो जो एक्टिविटीज़ है, जो-जो स्टेप हमें करने थे, वो हमने अच्छे से किए, प्रॉपर्ली किए, नहीं किए, उसका रिज़ल्ट हम नहीं देखेंगे, कोई भी बिज़नेस सक्सेस नहीं हो सकता, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में। फर्स्ट हमारा पॉइंट है हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसा कि हमने पढ़ा, हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमने कोई बिजनेस सेटअप करना है और अगर सेटअप भी नहीं करना है, हमारे पास हमारा रनिंग बिजनेस है, हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट करना है या तो फिर हम हमारी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम देखते हैं कि हमें कितने फाइनेंस की जरूरत होगी, हम प्लान करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग ही तो करते हैं कि हमें फाइनेंस की कितनी ज़रूरत होगी और अगर हमने वो डिसाइड किया तो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग क्या रहती है? हमारी प्लानिंग रहती है कि हमें देखना है हम किस सोर्स से वो पैसा अरेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्लानिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स है, वो क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, उन्हें असिस्ट करते हैं प्लानिंग करने में एंड सेकंड एक्विजिशन करने में। हमने सब कुछ प्लान कर लिया, हमें इतने इतनी फंडिंग की जरूरत है, इस टाइम पे हमें यहाँ पे इतने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब हमने क्या किया है, प्रॉपर्ली प्लानिंग कर ली। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलने वाला, हमें क्या करना होता है, फंड्स को एक्वायर भी तो करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम उसको स्टडी करेंगे, एक्वायर करेंगे, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो हम एक्विजिशन के बारे में भी देखते हैं। Help organization in effectively utilizing and allocating the fund received or acquired। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो उन्होंने जो फंड एक्वायर किए हैं, उन फंड को अच्छे तरीके से इफेक्टिव मैनर में क्या कर सकें, यूज कर सकें और उन्होंने जो फंड एक्वायर किए हैं उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उन्हें एलोकेट कर सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न कर सकें। इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने बिज़नेस में अपनी जो बिज़नेस की प्रॉफ़िटेबिलिटी है उसको ने सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन। दैट मीन्स ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। कोई कंपनी है, उसे फाइनेंस अरेंज करना है।
उसने फाइनेंस अरेंज किया, लेकिन वो उतना नहीं कर पाई। या तो फिर हम बोल सकते हैं हमने क्या किया, फाइनेंस अरेंज किया, लेकिन अब हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं कि हमें किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, उससे हमें कितना बेनिफिट रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम फाइनेंशियली मैनेजमेंट को ना करें तो क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है हम कोई गलत डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आप हर चीज को मैनेज करके चल रहे हैं, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट को स्टडी करके उसके बाद डिसीजन ले रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये सारा काम कौन करता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट को कौन स्टडी करेगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, जिस पर्सन को, जो मैनेजर होता है वहां का, वो ये क्या करता है, इस चीज को स्टडी करता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसा कि अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा, ये उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को क्या करता है, स्टडी करता है। सेकेंड थिंग, जब हम सोर्सेज हमने पढ़े थे कि हमने एक्वायर करना है फंड को, उस टाइम हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और पैसा अरेंज करने की कोशिश करते हैं कम से कम कॉस्ट पर, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वहीं हमने जो फाइनेंस अरेंज किया है उसको बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट में लगाने की कोशिश करते हैं, बेस्ट एरिया में लगाने की कोशिश करते हैं, और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट है वो ज्यादा होंगे, तो उसका जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है ये हमारी हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, वो अपने कंपनी में, अपने मैंने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, वैसे ही उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, जो फर्म, जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है उसकी मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी होती है, ओवरऑल उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। वहीं जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती, प्रॉपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, तो वो क्या होती है, वो उस रेस में पीछे रह जाती है और उनकी जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस। जिस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने स्कोप पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ अप्रोचेस भी होती है। सो फर्स्ट हमारी अप्रोचेस में फर्स्ट अप्रोच क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड सेकंड हमारी अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन अप्रोचेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारी जो अप्रोच थी वो क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। सो स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड by corporate enterprises to meet their financial need। जैसा कि इस डेफिनेशन में, इस पॉइंट में हमने लिखा है, ये किस चीज से रिलेटेड हमें बताती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। इसका जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, प्रोक्योरमेंट। हमें क्या करना है, फंड्स को अरेंज करना है। वो देखती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को जितनी फंडिंग की जरूरत है, वो फंडिंग हमें कहाँ से आ सकती है, वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट के बारे में इसके अंदर हम देखते हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है, द टर्म प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या होती है, प्रोक्योरमेंट रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ फंड, यानी कि फंड को रेज करना, फंड्स को कलेक्ट करना, एक्सटर्नली एज वेल एज द इंटर रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ रेजिंग फंड। इसके अंदर, प्रोक्योरमेंट के अंदर सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं, एक्सटर्नल और साथ साथ इंटरनल, इंटर रिलेटेड जो एक्सपेक्ट होते हैं किसी भी फंड को अरेंज करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि हमें पैसा कहाँ से अरेंज करना है, वो सोर्सेज। और इंटर रिलेटेड फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, हमने जो सोर्सेज से पैसा अरेंज करना है उससे रिलेटेड हमें कुछ लीगल पेपर वर्क हो सकता है कंप्लीट करना हो, हमारी जो अकाउंटिंग है वो किस तरीके से रहेगी, हम फंड्स रेज करेंगे लेकिन उसका पैटर्न क्या रहेगा, ये सब जो कंपनीज में डिसाइड करना होता है वो क्या होता है, इंटरनल इंटरनल डिसीजंस ही होते हैं। तो इसके बारे में भी हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। द सोर्सेज कुड बी रेज्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमने फंड अरेंज किया, वो फंड हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं होता कि आप जितना भी फाइनेंस आपको चाहिए वो आप एक ही सोर्स से अरेंज करें। हमारे पास नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी
अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए उस कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत है। तो वो क्या करती है? ज़रूरी तो नहीं है कि वो 50 लाख एक ही सोर्स से अरेंज करेगी। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। वो बैंक के से लोन ले सकती है या वो अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर्स को क्या कर सकती है? मार्केट में इश्यू कर सकती है या तो फिर वो डेट इश्यू कर सकती है और उससे पैसा ले सकती है। तो वो क्या करेगी? वो इन सभी ऑप्शंस को स्टडी करेगी। उनसे जब वो फाइनेंस अरेंज करेगी, वो देखेगी कि उन्हें उसके रिटर्न में क्या उसे पे करना पड़ रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट उन्हें क्या पड़ेगी। तो हर सोर्स के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, कई बार वो डिसाइड करती हैं कि वो किसी एक सोर्स पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहेंगी। वो क्या करती हैं, अपने फाइनेंस रिक्वायरमेंट को अलग-अलग सोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, 50 लाख हमें रिक्वायर्ड थे, तो वो क्या कर सकती है कि 20 लाख इक्विटी शेयर से ले लें, 20 लाख डेट इश्यू करके ले लें और जो 10 लाख बचते हैं हमारे पास, वो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो ओवरऑल जो उसकी जो कॉस्ट है, वो अलग-अलग तरीके से कम करने की कोशिश करती है। इसमें हम हर सोर्स को पढ़ेंगे, उसको प्रोक्योर हमारे जो सोर्स जो हमने सोर्सेस पढ़े हैं, हमें जो फंड्स को प्रोक्योर करना है, वो आप किस तरीके से करेंगे, वो हम इस अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा, ये क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसके अंदर हम सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं बार-बार कि हमें क्या करना है, फंड्स को अरेंज करना है। हम उसको अरेंज कहाँ से करना है, सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा पॉइंट है, दिस अप्रोच इज़ कन्फर्म टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड ओनली। ये सिर्फ पैसे अरेंज करने की बात करती है। इसके अलावा वो अदर किसी चीज़ के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इट फेल्स टू कंसीडर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज एलोकेशन ऑफ फंड। इसके अंदर हमने पैसा अरेंज तो किया, लेकिन उस फंड जो हमने अरेंज किया है, उसको हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको किस तरीके से एलोकेट करना है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस चीज के बारे में ट्रेडिशनल अप्रोच हमें कुछ भी नहीं बताती है। द इंटरनल डिसीजन मेकिंग इज completely ignored in this approach। इस अप्रोच के अंदर हम जो इंटरनल डिसीजन लेते हैं, वो completely इग्नोर कर दिए जाते हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं, हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा एक एक्सटर्नल डिसीजन है। लेकिन फंड अरेंज होने के बाद हम उसको कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ये सब किनके हाथों में होता है? मैनेजमेंट के हाथों में होता है। तो वो जो इंटरनली डिसीजन लेते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। इसके अंदर वो चीज स्टडी की ही नहीं जाती। It neglects the issue relating to the allocation and the management of fund and fails to make financial decision। इसके अंदर हम किस किस इश्यू को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। एलोकेशन को इग्नोर कर रहे हैं। सेकंड थिंग, मैनेजमेंट। हमने अरेंज तो किया, लेकिन क्या सिर्फ अरेंज करना इनफ होता है? आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, फाइनेंस को अरेंज किया और आपने क्या किया, अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं किया। आपने सिर्फ अरेंज करके अपने मैनेजर को दे दिया, आपने उसके बाद उसको नहीं देखा। उसके रिजल्ट्स क्या वैसे आएँगे जैसा आप चाहते हैं? क्या हम उस फाइनेंस से हमारे जो बिज़नेस है, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है? उसको मैनेज भी करना पड़ता है, टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि हमने जिस अकॉर्डिंग फाइनेंस को अरेंज किया था, जिस पर्पज़ के लिए हमने फाइनेंस को अरेंज किया था, क्या वो पर्पज़ पूरा हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है, तो हम उसमें क्या चेंज कर सकते हैं? तो वो हमें कब पता चलेगा? जब हम उसको मैनेज करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये जो अप्रोच है, ये इन सब के बारे में बात करती ही नहीं है। ये इन सब एस्पेक्ट को क्या करती है? इग्नोर कर देती है। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न अप्रोच। सेकेंड अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। दैट मॉडर्न अप्रोच इज एन एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द फर्म। ये जो अप्रोच है, ये एक एनालाइज करती है, एक एनालिटिकल तरीका है किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसके अंदर जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे उनमें क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है और आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको क्या क्या कंसीडर आपको करना होता है, उसके बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस फंक्शन है, वो क्या होता है? द फाइनेंस फंक्शन कवर बोथ द एक्विजिशन ऑफ फंड एज वेल एज द एलोकेशन ऑफ फंड टू वेरियस यूजेस। जैसा कि हमने इसकी जो पुरानी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसकी लिमिटेशन में पढ़ा था। हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो एलोकेशन ऑफ फंड वाला जो पॉइंट है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रही है। लेकिन हमारी जो मॉडर्न अप्रोच है, वो दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके चलती है।
यहाँ पे हम फंड को एक्वायर करने की भी बात करते हैं और साथ ही साथ उसको एलोकेट करने की भी बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो फाइनेंस अरेंज किया है, जो फंडिंग हमने अरेंज की है, उस फंडिंग को हम कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करने वाले हैं। It is concerned with the issue involved in raising of fund and efficient and wise allocation of fund। इसके अंदर हम सिर्फ फंड्स को रेज करने के इशू को क्या करते हैं, स्टडी नहीं करते। इसमें हम देखते हैं हमने जो फंड अरेंज किया है, क्या वो अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज हो रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। दैट मीन्स इसके अंदर आप अलग-अलग पॉइंट्स को भी पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक वाइड टर्म है। अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी हैं, उन दोनों के बीच में कुछ बेसिक्स डिफरेंस के बारे में। इस स्लाइड में आपको हमने पीछे जो दोनों अप्रोचेस पढ़ी हैं, उनमें अगर कोई कंफ्यूजन रही है तो वो क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, इट कंसर्न ओनली फॉर रेजिंग ऑफ फंड फॉर बिजनेस। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या देखते हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए फंड अरेंज करना, उसको किस तरीके से और कहाँ से हम अरेंज करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, इट कंसर्न नॉट ओनली फॉर रेजिंग ऑफ फंड बट ऑल्सो इट्स यूटिलाइजेशन इन इफेक्टिव मैनर। ये सिर्फ फंड्स को अरेंज करने की बात नहीं करती, ये उसको यूटिलाइज करने की भी बात करती है। हमने जो फाइनेंस अरेंज किया है उसको इफेक्टिव मैनर में यूज करना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट कंसीडर द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड ओनली। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम सिर्फ लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात करते हैं। हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो हम उसी को रेज करेंगे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, ये इट कंसीडर बोथ द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म फंड। ये लॉन्ग टर्म के साथ-साथ शॉर्ट टर्म फंड की बात भी करती है। अगर आपको बिज़नेस रन करना है, तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड पे क्या है, डिपेंड नहीं रह सकते। आपको फिक्स एसेट्स के साथ-साथ करंट एसेट की भी ज़रूरत पड़ती है। और जो करंट एसेट है, उसकी रिक्वायरमेंट हम कहाँ से पूरी कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल से, जो हमें डे टू डे बिज़नेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मॉडर्न अप्रोच में हम शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट नैरो व्यू ऑफ फाइनेंस फंक्शन एज इट टेक इनटू अकाउंट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। इसके अंदर हमने क्या कहा कि ये क्या है, एक नैरो व्यू है। इसके अंदर आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेके चल रहे हो फाइनेंस के, कि हमें फाइनेंस को अरेंज करना है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है, इट रिप्रेजेंट प्रैक्टिकल एंड द रियलिस्टिक अप्रोच एज इट कवर ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। ये क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच है जो क्या प्रैक्टिकल है, जो हम रियल लाइफ में जो रियलिस्टिक है, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, एक ऐसी अप्रोच है। क्योंकि ये सिर्फ किसी भी पॉइंट का जो है एक एक्सपेक्ट कंसीडर नहीं करती है, ये क्या करती है, उस का कंप्लीट एक्सपेक्ट को, जितने भी इसमें पॉइंट आने चाहिए, जो पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए, उसको कवर करती है। ये आपके अरेंजमेंट के साथ-साथ, फाइनेंस के अरेंज करने के साथ-साथ किसका? उसको एलोकेट करने का, उसको यूटिलाइज़ करने का और कंट्रोल करने के बारे में भी बात करती है। सो फ्रेंड्स, हमारी जो ये वीडियो है, इसके अंदर हमने क्या किया? मीनिंग, डेफिनिशन, उसकी इम्पोर्टेंस, स्कोप और अप्रोचेस के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर नॉर्मली हमें क्या रहती है, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, हम इजली उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाते, उसको समझने की कोशिश की है। आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि हमारे ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।